हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम अप्रोच के बारे में। जैसा कि हमने कल देखा, इसमें सिस्टम अप्रोच में और एग्जांपल भी लिया था हमने ह्यूमन बॉडी का। तो आज हम इसके बारे में और डीप में जा रहे हैं पढ़ने। तो बेसिकली अगर हम सिस्टम अप्रोच को देखें, सिस्टम को देखें, तो यहाँ पे आपको ना कुछ अलग अलग वेरियस पार्ट्स मिलेंगे। जैसे आउटपुट हुआ, फीडबैक हुआ, है ना, फीडबैक मैकेनिज्म, इनपुट हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, ओके, बाउंड्री हुई। तो बेसिकली ये इसमें कुछ सिस्टम्स हैं। इसको हम और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और साथ ही इसको हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। देखो, बेसिकली अगर हम देखें एनवायरनमेंट को ना, तो इंडिया इंडिया एक सिस्टम है। इसके बियॉन्ड जाके अगर हम देखें ना, तो एनवायरनमेंट है जो कि ग्लोबल लेवल पे, जैसे इंडिया के बियॉन्ड मतलब और भी तो आसपास कंट्रीज हैं, है ना। और उन सभी कंट्रीज को मिला के एक एनवायरनमेंट बन रहा है। जैसे बायलेटरल टाइज हैं सभी के आसपास, सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक मतलब इंटरडिपेंडेंट, है ना। तो ये सारी चीजें। और देखो, अगर हम देखें फार्मर्स को, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके थ्रू हम समझने वाले हैं। तो अगर हम फार्मर्स को देखें, है ना, तो यहाँ पे आपको फार्मर को क्या नीड रहती है? फर्टिलाइजर उनको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, है ना, और वाटर मिलती रहे। तो है ना, तो इसकी डिमांड्स को, इनकी जो डिमांड्स है ना, वो कौन लेके जाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज लेके जाएंगे। तो ये इनपुट के थ्रू काम करेगा एज ए इनपुट, ओके। और ये पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम वो होता है जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। पॉलिसीज बनाई जाएंगी, डेलिब्रेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, ओके। ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर उसके बाद कुछ आउटपुट भी दिया जाएगा, मतलब कुछ टाइम बाद, है ना, पॉलिसीज जो बना के दी जाएंगी। उसके बाद ये जाएगा मार्केट में, मतलब मार्केट में इन द सेंस इम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो उसके बाद फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं? फीडबैक अगर अच्छे हैं तो ये चलता ही रहेगा, ओके, कंटिन्यू रहेगा। फीडबैक अगर बेकार है तो ये वापस जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर उसके बाद फिर से डेलिब्रेशन, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, फिर इम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसे करके ना, ये इनपुट आउटपुट बाउंड्री, बाउंड्री का आप समझ गए मतलब, है ना, इन्वायरमेंट का मतलब समझ गए, ओके ना। और साथ ही फीडबैक मैकेनिज्म भी समझ गए। तो ये सिस्टम का कुछ वेरियस पार्ट्स होते हैं। उसके बाद देखो, अगर हम डेविड ईस्टन की जो सिस्टम है ना, उसको देखें, तो ये रिस्पॉन्सिबल है जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज के, मतलब जो रिसोर्सेज है ना उसका एलोकेशन के लिए, ओके। इसकी डिमांड इसलिए की गई थी जिससे जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, है ना, प्रॉपर वे में। फॉर रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, है ना। बिहेवियर मतलब जो बिहेवियरलिज्म आ रहा था, जैसे बैठ के जो थिंकिंग करना कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, ऐसे प्रजा होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीजें हो रहा था ना, उससे रिलेटेड था कि जो एग्जिस्ट करता है ना उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना, नॉट वॉट और टू बी, ओके। देन आउटपुट हम देखें तो रूल मेकिंग। इसमें रूल मेकिंग बनाना, पॉलिसीज में जो पार्लियामेंट में जो बनाते हैं रूल मेकिंग। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव, एडजस्ट जुडिकेशन के लिए जो जुडिशियरी है ना, वो, है ना। तो ये आउटपुट में हो जाते हैं। इनपुट में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, मतलब जो प्रेशर ग्रुप्स है, एनजीओस है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्ट एग्रीगेशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे मतलब है, ठीक है। देन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टम अप्रोच। यहाँ पे हम देखें तो बिहेवियरलिज्म, जो इनकी ग्रोथ हो रही थी, बिहेवियरलिज्म जो बैठे बैठे सारी चीज़ें देखना, है ना। तो ये रेस्पॉन्सिबल है सिस्टम अप्रोच के लिए, है ना। एंड साथ ही डिकोलोनाइजेशन ऑफ मेनी कंट्रीज, जो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद काफ़ी जो कंट्रीज हैं वो डिकोलोनाइज हुई थी। उसके बाद सोशियोलॉजी, सिस्टम अप्रोच अप्लाई, मतलब सोशियोलॉजिकली भी इसको अप्लाई करना था। बेसिक एजप्शन थे, जैसे पॉलिटिकल फिनोमिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था ये, है ना। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल था। उसके बाद लिमिटेशन भी थे इसके कुछ, जो ईस्टर्न मॉडल थे उसके लिमिटेशन, जैसे स्टेटस क्विस्ट मेंटेलिटी रखना वेस्टर्न के लिए। उसके बाद ये नॉट एक्सपीरियंस लेजिटिमेसी क्राइसिस, रिवॉल्यूशन एंड फ्रिक्वेंट चेंजेस इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो ये सारी चीज़ें ना, ये मॉडल नहीं समझा पाया था, इस वजह से जो सिस्टम अप्रोच आया था, ओके। उसके बाद अगर हम देखें ना कि कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम, थ्योरेटिकल पार्ट, तो बाउंड्री, it is an outer limit of the system. The system is not affected much by the factor that exists beyond the boundary. System is really affected by outside factor. It means factor existing beyond the boundary do not require considerations. An input, the political system receives input
from the environment, and the input exists in the form of demand, support. So every demand does not enter the political system. It requires substantial support. Okay, मतलब कुछ input लगता ही है तो तब जाके political system में enter होती demands वगैरह और support वगैरह. Then जो outputs देखें तो inputs are converted into outputs through the political system, and output take form of policies decisions like ये जो demand जा रही है support जा रहा है उसके बाद decision making policies. Okay, environment है ये पूरा है ना, ये सारा जो आप देख रहे हो. उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म मैंने समझाया था आपको कि आउटपुट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड दे आर फ्लोन बैक इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू feedback mechanism giving rise to inputs. Thus the political system keeps responding to the environment, and that is how the political system survives. Okay, मतलब अगर वो अच्छी चल रही है पॉलिसीज तो सर्वाइव करती रहेगी, और अगर कुछ में उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो फिर वो फिर से रिवाइव होके और आपको मतलब वापस से इम्प्लीमेंट की जाएगी. Then political system reflects the dynamic aspect of politics. It is on broader terms than the state. David Easton defined the political system as a authoritative allocations of values, and it means authoritative decisions are arrived at through the political system. Then modification of conceptual framework by David Easton. David Easton has given an elaborate clarifications of demand, support, output, types of demand, जैसे demand for allocations of goods, service, and demand for regulation of behavior, है ना. आउटपुट फंक्शन में जैसे मैंने बोला आपको रूल मेकिंग एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए. ओके, देन इनपुट फंक्शन में भी जैसे आते हैं जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एंड देन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इट इज़ डन बाय मास मीडिया, जो मीडिया होती है. आर्टिकुलेशन इट इज़ डन बाय प्रेशर ग्रुप्स लाइक एनजीओस वगैरह. एग्रीगेशंस पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू किया जाता है. Based on the above model, following conclusions were drawn. Like democratic systems are highly responsive to demands. Democratic systems are highly adaptable. Totalitarian systems are less responsive to demands, and totalitarian system regulate to the behavior of the people through coercion. मतलब टॉलिटेरिज्म में आप ये सारी चीजें आप जानते हैं कि एक तरीके से ना वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो वहाँ पे एक सुपीरियर होता है वो टॉलिटेरियंस चीजें रखता है. मतलब जो जनता होती है ना उसको मानना पड़ता है वहाँ पे कि उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है और किसके हिसाब से, सुपीरियर के हिसाब से. ओके, अगर नहीं मानेंगे तो वो फोर्स कॉर्सन फोर्स ऐसी चीज़ों का मतलब इस्तेमाल करता है. देन लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पीपल इज वेरी हाई इन टॉलिटेरियन सिस्टम. ओके, उसके बाद देखो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सिस्टम अप्रोच, जैसे ग्रोथ ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन, है ना. मतलब उस टाइम पे लार्ज कंट्रीज एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका, है ना, वहाँ पे इंडिपेंडेंट हुई थी. तो उनको समझना ना बहुत मुश्किल था, मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस था ना उनके लिए बहुत समझना मुश्किल हो रहा था. देन डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच इन अनदर डिसिप्लिन लाइक अ कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम डेवलप्ड बाय टैलकॉट पर्सन, एंड बेसिक assumptions ऑफ अ सिस्टम अप्रोच. जैसे अगर देखें तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज पॉसिबल ओनली द बाई अडॉप्टिंग ए सिस्टम अप्रोच because it reflects high level of generalizations. Political analysis is possible in a scientific manner, and political phenomena cannot be understood in an isolated sense of the term. Political reality always remain the state of flux. There always remain a demand of communications, information in political system, and कुछ limitations भी थे ईस्टर्न मॉडल्स के, तो उसको भी देखते हैं. इट कैन बी अप्लाइड ओनली अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एंड इट इज अ स्टेटस क्विस्ट मॉडल या कोई मॉडल. दिस मॉडल डज नॉट अप्रिशिएट चेंज. मतलब वेस्टर्न के लोग तो वो चाहते ही नहीं थे चेंज हो कुछ, है ना, उनको सुपीरियर बने रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. एंड देन देखें तो ईस्टर्न मॉडल्स टॉक अबाउट द चेंज थ्रू द पॉलिटिकल सिस्टम. इट डज नॉट टॉक अबाउट द चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम. ओके, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू चेंज चाह रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं. एंड हिज डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम assume the legitimacy of the political system. Hence, this model cannot explain many issues like a crisis of legitimacy, revolution, frequent changes, which are quite common in the political of third world countries, right? Then, its political system inherently justifies Western democracies,
hence it cannot be treated as completely as a value free. Okay, then it treats the political system as a recipient of input and as a machinery for conversion of input into output. Hence, this model is not very suitable for the study of third world countries. Then, input factor is not very active in third world countries. Third world countries are overdeveloped states. That is, states and their apparatuses are much more powerful and advanced than societies. For example, in countries like India, China, Pakistan, state is shaping the societies. मतलब उस टाइम पे जो ओवर डेवलप्ड स्टेट्स है ना, मतलब एक तरीके से जो उस टाइम पे है ना एपेरेटियस के जो वहाँ पे क्रिएशन था, उसके बाद वो सोसाइटी में डेवलप्ड हो रहे थे, तो वहाँ पे ना एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस चीज़ को समझना मुश्किल था उस टाइम पे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, तो होप आपको आज समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।